चैप्टर 91 खट्टी मूली और पुरानी बत्तख का सूप टीम 4। यहाँ वे आते हैं, उनमें से 3। आइए नदी के ऊपर चलें और देखें कि क्या हम कुछ बत्तखें पकड़ सकते हैं। मसालेदार मूली के साथ पकाए जाने पर इसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। वे तीनों भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकले और धारा की दिशा में आगे बढ़े। कहना होगा, वे काफी निर्भीक थे। बत्तखों को नरकेट में देखकर झाओ तियानहे और झाओ तियानले ने अपनी शर्ट उतार दी। शॉर्ट्स पहने हुए वे जंगली बत्तखों को पकड़ने के लिए नदी में उतर गए। कहा जा सकता है कि उनकी यात्रा काफी फलदायक रही। प्रत्येक परिवार के लिए उन्हें लगभग 20 जंगली बत्तख के अंडे भी मिले और कई घास काप और क्रूसियन काप भी पकड़े गए। चलो घर चलते हैं। जैसे ही झाओ तियानले घर पहुंचा, उसने चीजें रसोई में रख दी और बदलने के लिए कपड़े ढूंढने चला गया। क्या तुम नदी में गए थे? झाओ तियानले ने तुरंत समझाया, मैं नरकेट के पास बत्तख के अंडे चुन रहा था और गलती से भीग गया। उसकी पत्नी इतनी जल्दी क्यों जाग गई और उसे कपड़े बदलते हुए पकड़ लिया? उसे कुछ हद तक दोषी महसूस हुआ। बत्तख के अंडे, जंगली बत्तख के अंडे। बारिश रुक गई और तुमने मुझे नदी किनारे जाने के लिए नहीं बुलाया। इसके लिए उसे दोषी ठहराया जा रहा है। झाओ तियानले ने अपनी पत्नी की गंभीर अभिव्यक्ति को देखा। वह इस मामले को लेकर परेशान लग रही थी। आप उस समय जाग नहीं रहे थे। क्या वह अब उसे दोष दे रहा था? क्या वह उसे मार सकती थी? लेकिन उसके मजबूत शरीर को देखकर वह उसे हरा नहीं सकी। उसके पास जो मांसपेशियां थीं, वे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थीं, उन मांसपेशियों के विपरीत जिन्हें आप जिम से कसरत करते हुए देखते हैं। क्या हम अब बाहर जा सकते हैं? क्या हम अब भी जांच कर सकते हैं कि नदी किनारे के लोग काम समेट रहे हैं या नहीं? तो उन्हें बाहर जाकर तमाशा बनाना होगा, है ना? लेकिन जल्द ही बाहर निकलने पर उनके पैर कीचड़ में सन जाएंगे। सियाओ, मैं बाद में तुम्हारे लिए कुछ खट्टी मूली बत्तख का सूप बनाऊंगा। हम नदी के किनारे नहीं जाएंगे। खट्टी मूली बत्तख का सूप। खट्टी मूली बत्तख का सूप पकौड़ी के साथ और भी अच्छा लगता है। आइए कुछ पकौड़ी डालें। भरने के लिए बत्तख के स्तन के मांस को काटें, इसे पकाएं और माँ और पिताजी को रात के खाने के लिए आने के लिए आमंत्रित करें। लेकिन जंगली बत्तखें बहुत मोटी नहीं होती। हालांकि अगर उसकी पत्नी इसे उसी तरह खाना चाहती थी, तो वह इसे वैसे ही बना सकता था। ठीक है, चलो पकौड़े खाते हैं, मैं बनाऊंगा। कुछ अचार वाली सब्जियां मिलाओ। पकौड़ी के लिए अचार वाली सब्जी की स्टफिंग बनाओ, मैं भी मदद करूंगी। पुराना घर उतना आरामदायक नहीं था। भाई जियो हाय, आप मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे क्यों नहीं जाते? बड़े भाई के परिवार ने काफी मछलियां पकड़ी। मछली पकड़ रहे हैं। झाओ तियानहाई ने कहा, हमारी ब्रिगेड में इतने सारे लोगों के साथ एक व्यक्ति कितने फिश को पकड़ सकता है? थोड़ा आराम करना बेहतर है और कल हमें घर के निर्माण में व्यस्त होकर घर जाना है। झाओ तियानहाई नदी के किनारे नहीं जाना चाहता था, भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता था और अपने कपड़े गीले नहीं करना चाहता था। लेकिन बड़े भाई ने मछली पकड़ी। अब मांस खाने की इच्छा हो रही है। फसल के दौरान ब्रिगेड की कैंटीन में कुछ मांस के व्यंजन होते थे, लेकिन फसल के बाद जब सास पकाती थी, तो वे अंडे होते थे और वे सभी के बीच समान रूप से विभाजित होते थे। लेकिन घर पर केवल वही कुछ मुर्गियां थीं। नए साल के दौरान जब ब्रिगेड मांस वितरित करती है, तो आप अधिक खा सकते हैं। झाओ तियानहाई अपने बड़े भाई झाओ तियानजियांग जितना ईमानदार नहीं था, न ही वह अपने छोटे भाई झाओ तियानले जितना चतुर और गणना करने वाला था, जो अपने लिए मांस सुरक्षित कर लेता था। दाशु की मां ने अपने पति की ओर देखा। यदि उन्होंने परिवार को विभाजित नहीं किया होता, तो बड़े भाई ने जो मछली पकड़ी, उनमें से कुछ उनकी शाखा में भी हो सकती थी। पर अब वे केवल मुख्य शाखा को मांस खाते हुए देख सकते थे। जहां तक चाचा के परिवार की बात है, कहने की जरूरत नहीं है कि लाउसन निश्चित रूप से मछली पकड़ने के लिए नदी के किनारे जाते थे, और भले ही वह उनकी शाखा में कुछ मछलियां नहीं लाते थे, लेकिन वह अपने माता पिता के लिए कुछ मछलियां लाने में असफल नहीं होते थे। दाशु और जियो शू झाओ परिवार के पोते थे। यदि दादा दादी के पास खाने के लिए मछली होती,
तो दाशु और जियोशु को भी मछली के मांस का एक टुकड़ा मिल सकता था। यह कहा जाना चाहिए, दाशु की मां की योजनाएं इतनी तेज थीं कि पड़ोसी पहाड़ी भी उन्हें सुन सकती थी। इस ओर शिक्षित युवा संस्था। पिछले 2 दिनों में हुई बारिश के कारण शिक्षित युवा लियू को जाने से रोक दिया गया। भारी बारिश ने उसे ऐसे मौसम में शहर वापस जाने की हिम्मत करने से रोक दिया। चैप्टर 92। झाओ लाओसन। स्थानीय आधिपत्य। शिक्षित युवा हेली ने बाहर देखा, उसका दिल बहुत बेचैन था। झाओ लाओसन की बदनामी कुख्यात थी और उसे डर था कि शरद ऋतु की फसल के बाद वह उसके साथ हिसाब किताब करने आएगा। झाओ लाओसन स्थानीय बदमाश थी और वह निश्चित रूप से एक मजबूत ड्रैगन भी नहीं थी। झाओ लाओसन के खिलाफ उसे केवल नुकसान उठाना पड़ा। शिक्षित युवाली, आप शहर वापस कब जा रहे हैं? अब शिक्षित युवा संस्थान में केवल 3 पुरुष शिक्षित युवा और 2 महिला शिक्षित युवा बचे हैं, जिनमें शिक्षित युवा लियू भी शामिल हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं छोड़ा था। कहने का तात्पर्य यह है कि शिक्षित युवा संस्थान में अब भी 5 लोग थे। कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं के 2 दौर के बाद उनके शिक्षित युवा संस्थान में मूल रूप से 9 लोग थे, लेकिन 4 ने परीक्षा उत्तीर्ण की और शहर लौट आए। जब आप शहर वापस जाएंगे, तो मैं यहाँ अकेली महिला शिक्षित युवा रहूंगी। यह शिक्षित युवा वांग थी, जिसने शिक्षित युवाली के जाने के बारे में सोचते हुए महसूस किया कि वह एकमात्र महिला शिक्षित युवा होगी जिससे बात करने के लिए कोई नहीं बचेगा। यदि आपका परिवार आपको शहर वापस जाने की इजाजत नहीं दे सकता है, तो अगले साल की कॉलेज प्रवेश परीक्षा की तैयारी करें। आपके पास अच्छे ग्रेड हैं, आप निश्चित रूप से उत्तीर्ण होंगे, शिक्षित युवाली ने कहा, उसका मन कहीं और है। वह नहीं जानती थी कि शहर में वापस आने पर उसका क्या इंतजार हो रहा है। लेकिन शहर लौटने में सक्षम होना अच्छी बात थी, वह यहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकती। ओल्ड लेडी वांग के ठीक होने से पहले उसे चले जाना चाहिए, अन्यथा ओल्ड लेडी वांग निश्चित रूप से एक दृश्य बनाएगी। मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, चाहे बाहर कीचड़ हो। वह टीम लीडर के कार्यालय की ओर चली गई। टीम लीडर, अकाउंटेंट को अब तक मेरे कार्य बिंदुओं की गणना कर लेनी चाहिए थी। मैं जल्द से जल्द शहर लौटना चाहूंगी, मेरी माँ बीमार हैं, उसने कहा। चाहे यह कोई बहाना हो या सच्चाई, कैप्टन झाओ को उन विवरणों की परवाह नहीं थी। लाओ की, शिक्षित युवाली के कार्य बिंदुओं की गणना करें और उन सभी को पैसे में बदल दें, उन्होंने आदेश दिया। अकाउंटेंट लाओ की ने टीम लीडर का आदेश सुनकर जवाब दिया, मैं इसे अभी करूंगा। शिक्षित युवाली, आप वहां बैठें और प्रतीक्षा करें। कैप्टन झाओ ने पत्ते में लिपटी सिगरेट पीना जारी रखा। यह शिक्षित युवाली शहर लौटने के लिए बहुत उत्सुक थी। उसे अपने पीछे आने वाले वांग परिवार का डर था और लाओसन के उसके दरवाजे पर आने की चिंता थी। वह उसकी मदद कैसे नहीं कर सकता था। शिक्षित युवाओं के चले जाने से टीम के शेष सदस्यों को प्रबंधित करना और भी आसान हो जाएगा। इस साल एक पुरुष शिक्षित युवा अपनी पत्नी और बेटी को छोड़ने से बचते हुए कॉलेज जाने में लगभग कामयाब रहा। शिक्षित युवाली, मैंने आपकी गणना कर ली है। थोड़ी सी विसंगति हो सकती है, लेकिन इसकी सावधानीपूर्वक गणना करने के लिए मुझे आधे महीने की आवश्यकता है, लाओकी ने कहा। यदि उसने अभी इन कार्य बिंदुओं का निपटारा नहीं किया, तो क्या उसे आधा महीना और इंतजार करना पड़ेगा? तब तक पीले गुलदाउदी मुरझा जाएंगे। यह सही है, यह सही है। मैं हस्ताक्षर करूंगी, मैं अभी हस्ताक्षर करूंगी, उसने तुरंत कहा। शिक्षित युवाली ने कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर किए, अपने पैसे एकत्र किए और चले गए। एक काम की बात ज्यादा नहीं थी, बस 2 पैसे की थी। पहले अनाज में कटौती होने के बाद वह संभवतः कितने कार्य बिंदु छोड़ सकती थी। टीम लीडर, यह शिक्षित युवाली शहर लौटने की इतनी जल्दी में है, वह लाओवो की मां से डरती नहीं है ना? लाओकी ने पूछा। कैप्टन झाओ ने अपना पाइप थपथपाया और कहा, यह कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देर हो रही है, घर जाओ। आजकल तो जल्दी अंधेरा हो जाता था, बेहतर होगा कि घर जाकर रात का भोजन देर से करने के बजाय जल्दी कर लिया जाए। अब चूंकि वे दोनों ही थे, तो रात का खाना पकाना बहुत आसान हो गया था।
लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचा, श्रीमती झाओ ने उससे कहा, लाओसन ने हमें मछली खाने के लिए बुलाया है, चलो चलें, वह सिर्फ आपका इंतजार कर रहा है। लाओसन ने हमें मछली के लिए आमंत्रित किया। लाओसन धूर्त और धूर्त था। उन्होंने सोचा कि वह हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी कर सकता है और एक कारखाने में काम कर सकता है, लेकिन अंत में वह अभी भी गांव में काम के अंक अर्जित कर रहा था। यह बात पहले और दूसरे सदन ने भी सुनी थी। दादी, मैं भी मछली खाना चाहता हूँ, मैं भी मछली खाना चाहता हूँ, दाशु ने कहा, क्योंकि भारी बारिश के कारण वो उस सुबह स्कूल नहीं गया था। श्रीमती झाओ ने साफ मना कर दिया, यदि आप मछली खाना चाहते हैं तो अपने पिता और माँ को खोजें। दादी को अचानक इतनी ठंडी देखकर दाशु को कुछ हद तक नुकसान हुआ, लेकिन श्रीमती झाओ को कोई परवाह नहीं थी। वो यह देखने आई थी कि जो बेटे फिलियल नहीं थे, उनसे फिलियल पोते होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। चैप्टर 93, घर पर बैठो और विपत्ति आसमान से आती है। मैं मछली खाना चाहता हूँ, मैं मछली खाना चाहता हूँ। अपने सबसे बड़े पोते के रोने और शोर मचाने के बावजूद ही श्रीमती झाओ ने फिर भी हस्तक्षेप न करने का फैसला किया। उठो, कैप्टन झाओ ने सख्ती से कहा, अपने पोते को घूरते हुए, जो जमीन पर बैठा था, छटपटा रहा था और इधर उधर घूम रहा था। उसकी अभिव्यक्ति कुछ बदसूरत थी। यह कहना होगा, दाशु को अपने दादा कैप्टन झाओ से कुछ डर था। अब जब उसे डांटा गया तो वह तेजी से जमीन से उठा और अपने कमरे में भाग गया। दाशु की माँ से नाराजगी बढ़ती जा रही थी। अब तीनों बहुओं से अरुचि होने लगी। सबसे बड़े बेटे की पत्नी बहुत कमजोर थी और परिवार की मुख्य शाखा का भरण पोषण करने में असमर्थ थी। दूसरे बेटे की पत्नी बहुत चालाक थी। लाओसन की पत्नी अत्यधिक नाटकीय थी। यह आगे बढ़ने का समय है। श्रीमती झाओ ने आवाज दी। मदद करने के लिए जल्दी जाने की योजना बना रही थी। इस शरद ऋतु की बारिश ने ठंड बढ़ा दी और रात और भी जल्दी हो गई। टीम लीडर, कुछ हुआ है। एयरडेन को पीटा गया है और वह परिवार को विभाजित करने के बारे में उपद्रव पैदा कर रहा है। क्या एयरडेन आज सुबह नदी में गिर गया था? अब जब लगभग रात्रि भोज का समय हो गया है तो उसे कैसे पीटा गया? चलो देखते हैं। तुम जाओ और पुराने पार्टी सचिव को बुलाओ। यदि कोई पारिवारिक विभाजन था तो स्थिति को देखने के लिए गांव के कुछ अधिकारियों को बुलाना उचित होगा। श्रीमती झाओ ने उनका अनुसरण नहीं किया बल्कि यू शियाओ के पक्ष में चली गईं। तीसरे भाई, कुछ हुआ है। एयरडेन को उसकी भाभी ने पीटा था और अब वो परिवार को विभाजित करने के बारे में हंगामा कर रहा है। क्या आप देखने जा रहे हैं? आगंतुक काऊ डाली था, जिसने सुबह एयरडेन को बचाया था। वह नहीं चाहता था कि उसके साथ कुछ भी अप्रिय हो। एयरडेन ने जो कपड़े पहने हैं वे आपके हैं, उसकी भाभी आपके कपड़े उतारना चाहती है। यू जियाओक्सियाओ तेजी से काऊ डाली की ओर मुड़ा, फिर चौंक कर झाओ तियानालेई की ओर देखा। उसके बारे में कुछ ठीक नहीं लगा। हालांकि झाओ तियानालेई शुरू में एयरडेन के मुद्दे में शामिल नहीं होना चाहते थे, काऊ डाली के शब्द, जिसने उनकी पत्नी को अविश्वसनीय रूप से देखा, लगभग उन्हें डाली को बाहर फेंकने के लिए प्रेरित किया। आप क्या बकवास कर रहे हैं? एयरडेन द्वारा मेरे कपड़े उतारने के बारे में यह क्या है? यदि आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है तो कुछ भी न कहें। मुसीबत ऊपर से तब आती है जब कोई घर पर बेकार बैठा रहता है। नाक पर लाक्षणिक प्रहार करने के बाद काऊ डाली को भी देर से एहसास हुआ कि उसने जो कहा उसमें कुछ समस्याएं हो सकती हैं। आप साथ चलें और देखें। एयरडेन की भाभी को अब अपने कपड़े न उतारने दें या अपने कपड़े खींचने न दें, यून जियाक्सियाओ ने कहा। उसकी आंखों में हंसी का एक संकेत था। यदि वे वहां नहीं होते तो वह पहले ही हंस पड़ी होती। यह वे कपड़े थे जो मैंने एयरडेन को उधार दिए थे, झाओ तियानालेई ने असहायता से सुधार किया। उसकी पत्नी ने भी यही बात क्यों कही? तेजी से जाओ। झाओ तियानालेई, काओ डाली को अपने साथ खींचते हुए, डाली से यह कहते हुए घर से बाहर निकल गया, इसमें मेरे कपड़े उतारने का क्या मतलब है? आप ऐसा लगा रहे हैं जैसे एयरडेन की भाभी मुझे या कुछ और परेशान कर रही है। अगर मैं घर पर नहीं होता तो क्या आपकी भाभी गलत समझती?
काओ डाली आपत्ति करना चाहती थी, लेकिन एयरडेन की भाभी वास्तव में थर्ड ब्रदर के कपड़े खींच रही थी, है ना? उन्होंने कुछ गलत तो नहीं कहा था। जल्दी करो, जल्दी करो। दोनों आदमी चले गए और मिसेज झाओ को याद करते रहे जो फोन करने आई थीं। लाओसन कहाँ है? दा बाओ की माँ से पूछा। यह देखते हुए कि लाओसन अपनी पत्नी पर कितना स्नेह करता है, वह जो भी काम संभाल सकता है, उसे अपने ऊपर ले लेता है, फिर लाओसन की पत्नी को यहाँ खाना बनाते हुए क्यों छोड़ा जाएगा? वो अभी अभी बाहर निकला है। श्रीमती झाओ ने कटिंग बोर्ड पर पकौड़ी देखी। तुमने पकौड़े भी बनाए हैं? युन जियाओक्सियाओ ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। दा बाओ के पिता ने मछली पकड़ने के दौरान एक जंगली बत्तख पकड़ी। हमने पकौड़ी भरने के लिए स्तन के मांस का उपयोग किया और बाकी बत्तख का उपयोग खट्टा मूली बत्तख सूप बनाने में किया गया। चूंकि लाओसन का परिवार मांस खा रहा था, इसलिए उन्होंने उन्हें रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। पापा कहाँ है? श्रीमती झाओ ने तुरंत कहा। एयरडेन को उसकी भाभी ने पीटा था, इसलिए आपके पिता उसकी जांच करने के लिए उसके पास गए थे। एयरडेन का जीवन कठिन रहा है। वो अपने माता पिता की दिवंगत संतान था, अपने भतीजे से भी छोटा था। जब तक उसके माता पिता जीवित थे, तब तक परिवार किसी तरह चल रहा था। चैप्टर 94 एयरडेन परिवार को विभाजित करता है। श्रीमती झाओ रुकी और फिर जारी रही। एक बार एयरडेन के माता पिता मुसीबत में पड़ गए। एयरडेन के भाई और भाभी ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। छोटी उम्र से ही उसे सुअर की घास काटने के लिए मजबूर किया जाता था, मनमाने ढंग से पीटा जाता था और डांटा जाता था, अक्सर खाने के लिए भोजन नहीं दिया जाता था। एयरडेन अक्सर पहाड़ों में भोजन की तलाश करता था, और अब यह और भी अपमानजनक हो रहा है। यू जियाओक्सियाओ ने दोपहर के समय एयरडेन की पतली उपस्थिति को याद करते हुए कहा कि वह छड़ी की तरह पतला था, वास्तव में कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। भले ही उसकी उम्र सिर्फ 1 मीटर 50 से अधिक थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसका वजन 50 किलोग्राम भी है। उसके हाथ बहुत खुरदरे थे, उन पर कई निशान थे। वो अब जवान नहीं है, वो परिवार से अलग हो सकता है और स्वतंत्र रूप से रह सकता है, कम से कम उसे मार नहीं सहनी पड़ेगी। श्रीमती झाओ ने गहरी आह भरी, यह इतना आसान नहीं है। दोनों सास और बहू ने चर्चा जारी नहीं रखी। हालांकि एयरडेन की ओर से चीजें बेहद जीवंत थीं। उन सभी ने मछलियां पकड़ी और तुमने नहीं पकड़ी, फिर भी तुम खाना चाहते हो। जाओ भूतों के साथ खाओ, हमारा परिवार मुफ्तखोरों को खाना नहीं खिलाता। यहाँ मेरे साथ घुटने टेको, तुम्हें खाने की अनुमति नहीं है। लेकिन एयरडेन ने ऐसा नहीं किया। इससे उसकी भाभी क्रोधित हो गई, जिसने एक छड़ी उठाई और एयरडेन को मारने ही वाली थी। झाओ तियानले द्वारा सूचना दिए जाने के बाद एयरडेन अपनी भाभी को उसे मारने नहीं देना चाहता था और भागने लगा। उसे पकड़ने में असमर्थ होने पर उसकी भाभी ने कठोर धमकियों का सहारा लिया। उसने एयरडेन को बाहर निकालने की धमकी भी दी। इसे रोकें। कैप्टन झाओ ठीक समय पर पहुंचे और देखा कि एयरडेन की भाभी छड़ी के साथ उनका पीछा कर रही है। जहां तक डैन के भतीजों और भतीजियों की बात है, वे बस देखते रहे और इसे रोकने के लिए आगे नहीं आए। यहाँ तक एयरडेन के भाई ने भी हस्तक्षेप नहीं किया। इसे तुरंत नीचे रखो। क्या क्या तुम मुझे भी मारोगे? एयरडेन की भाभी को टीम लीडर और पार्टी सचिव दोनों के आने की उम्मीद नहीं थी और वह थोड़ा चौंक गईं। चूंकि आप परिवार को अलग करना चाहते हैं, तो हम इसे ठीक से करने में आपकी मदद करेंगे। एयरडेन की भाभी तुरंत घबरा गईं। टीम लीडर, हम परिवार को विभाजित नहीं कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं था कि वह परिवार को विभाजित करना चाहती थी, वो बस एयरडेन को बाहर निकालना चाहती थी। क्या आपके परिवार में अब कोई पुरुष नहीं है, या क्या अब आप निर्णय लेते हैं? कैप्टन झाओ ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी नजर एयरडेन के भाई की ओर थी, उसके चेहरे पर व्यंग्य स्पष्ट था। एयरडेन के भाई तुरंत आगे बढ़े। टीम लीडर, पुराने पार्टी सचिव। एयरडेन, क्या आप परिवार से अलग होना चाहते हैं? टीम लीडर, पार्टी सचिव, मुझे डर है कि अगर मैं अलग नहीं हुआ, तो मैं भूख से मर जाऊंगा। मैं अलग होना चाहता हूँ, मैं अलग होना चाहता हूँ। एयरडेन की भाभी तुरंत भड़क गईं
और एयरडेन को डांटना शुरू कर दिया। इन सभी वर्षों में मैंने तुम्हें भोजन और पेय प्रदान किया है और तुमने मुझसे अलग होने की हिम्मत की। कैप्टन झाओ ने मेज पटक दी और दहाड़ते हुए कहा, चुप रहो। अचानक एयरडेन की भाभी डर गई। एयरडेन आपका छोटा चाचा है, आपका बेटा नहीं। आपको लगता है कि आप जब चाहें उसे मार सकते हैं या डांट सकते हैं। आज पार्टी सचिव और मैं आपको अलग करने का निर्णय लेंगे। एयरडेन के भाई तुरंत आगे बढ़े। टीम लीडर, एयरडेन और भाभी बस गड़बड़ कर रहे थे। हम अलग नहीं हो रहे हैं, कोई बंटवारा नहीं। कैप्टन झाओ ने उपहास करते हुए कहा, बहुत देर हो गई। अगर मैं बेहतर नहीं जानता तो मुझे लगता कि एयरडेन आपके घर में नौकर था। उस टिप्पणी के साथ जो दर्शक हंगामा देख रहे थे वे सभी एयरडेन और फिर एयरडेन की भाभी के परिवार की ओर देखने लगे, और वास्तव में ऐसा ही लग रहा था। क्या मैंने तुम्हें यह कहते हुए सुना कि तुम मेरे कपड़े फाड़ना चाहते थे? इसी समय एक स्पष्ट आवाज आई जिसने लोगों को एक तरफ हटने के लिए प्रेरित किया। लाओसन, तुम क्यों आए? झाओ तियानले ने अपने पिता को जवाब दिया, मैंने सुना है कि घर पर कोई मेरे कपड़े फाड़ना चाहता था। अगर मुझे कुछ बेहतर नहीं पता होता तो मैं सोचता कि मैं गुंडा हो रहा था। बेशक मुझे आना होगा और देखना होगा कि कौन इतना साहसी है कि मेरे कपड़े फाड़ने की हिम्मत कर रहा है। चैप्टर 95। वे उकसाने का जोखिम नहीं उठा सकते, मैंने सुना है कि यह आप थे। एयरडेन की भाभी सहज रूप से पीछे हट गईं। झाओ लाओसन एक ठग था जिसे उन्होंने उकसाने की हिम्मत नहीं की। आप किससे छुप रहे हैं? मेरे कपड़े खींचने की हिम्मत की, लेकिन अब इसे स्वीकार नहीं कर सकते। यहाँ तक एयरडेन का भाई भी कांप रहा थी और उससे बचना चाहती थी। झाओ लाओसन वह व्यक्ति था जिसके साथ खिलवाड़ करना वे बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? झाओ तियानले ने अपने कंधे उचकाए और कहा, मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ। एयरडेन आज सुबह नदी में गिर गया और मैं उसे वापस ले गया, उसे अपने कपड़े पहनाए। क्या आपने एयरडेन की भाभी को एयरडेन के कपड़े खींचते हुए देखा? देखा, भीड़ में से किसी ने उत्तर दिया। झाओ तियानले ने उपहास करते हुए कहा, मेरे कपड़ों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो? यह मैं नहीं थी, यह मैं नहीं थी। पहले एयरडेन की भाभी एयरडेन के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन अब झाओ तियानले का सामना करते हुए वह तुरंत बटेर की तरह बन गई। ठीक है, चलो पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे पर चर्चा करते हैं। झाओ तियानले अपने पिता के ठीक बगल में बैठा था। कभी कभी उसकी नजर एयरडेन की भाभी और एयरडेन के भाई के परिवार के अन्य सदस्यों पर पड़ती थी। शायद इसलिए कि झाओ तियानले मौजूद थे। एयरडेन के भाई का परिवार, जो संपत्ति के बंटवारे को लेकर हंगामा कर रहे थे, को सीधे तौर पर खारिज कर दिया गया। हालांकि कैप्टन झाओ और पुराने ग्राम सचिव ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। यह घर, एयरडेन यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन आपको बाकी आधा हिस्सा खरीदने के लिए भुगतान करना होगा। कैप्टन झाओ ने एयरडेन के भाई की ओर देखा, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला, तुम्हें एक पत्नी भी दी, और तुम्हारे माता पिता के निधन के बाद क्या तुम अपने भाई के साथ इसी तरह व्यवहार करते हो? एयरडेन के भाई ने अपना सिर झुका लिया और अंततः पैसे का भुगतान किया। झाओ तियानले और काउडाली एयरडेन को एक परित्यक्त घर में ले गए, जिसे खरीदने में 20 युआन का खर्च आया। घर में बारिश हुई, लेकिन एयरडेन के लिए यह बहुत अच्छी थी, बाहर जाने से उसे जीवित रहने का मौका मिला। चलो, रात के खाने के लिए मेरे घर आओ। तीसरा भाई, मैं नहीं जाऊंगा। मैं अपने लिए खाना बना सकता हूँ। झाओ तियानले ने उसकी ओर देखा, ठीक है, अगर तुम्हारी भाभी परेशानी पैदा करने आए तो मुझे बुलाओ। एयरडेन स्पष्ट रूप से जानते थे, आज संपत्ति का बंटवारा इसलिए हुआ क्योंकि तीसरे भाई ने मदद की। धन्यवाद, तीसरे भाई। इस मामले को निपटाने के बाद कैप्टन झाओ और झाओ तियानले भी रात का खाना खाने के लिए वापस चले गए। युन शियाओक्सियाओ और श्रीमती झाओ ने उन्हें वापस आते देखा। जल्दी से पकाने के लिए पकौड़ी को पुराने बत्तख के सूप में डाल दिया। एयरडेन के मामले को सुलझाने में कुछ समय लगा और मिट्टी के तेल के लैंप की रोशनी में सभी लोग रात का खाना खाने के लिए एकत्र हुए।
खट्टी मूली के पुराने बत्तख का सूप और पकौड़ी विशेष रूप से स्वादिष्ट थे। बहुत देर हो चुकी है, हमें अब वापस जाना चाहिए। रास्ते में सावधान रहना। झाओ तियानले ने उन्हें पुराने घर में वापस भेजने के लिए टॉर्च ली। दा बाओ और जियो बाओ ने बर्तन साफ में मदद की, जबकि यू जियाओक्सियाओ ने रसोई साफ की। दा बाओ और जियो बाओ की रजाई और सूती गद्देदार जैकेट कल प्रसारित किए जाएंगे, अन्यथा वे चारों सोने के लिए एक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, मैं छत की भी जांच करूंगा, ऐसा लगता है कि इस सर्दी में बहुत बारिश होने वाली है। यू जियाओक्सियाओ को पिछली घटना याद आ गई। क्या उन्होंने अपने परिवार को विभाजित कर दिया? झाओ तियानले ने सिर हिलाया। उन्होंने किया। शुरुआत में घर आधा उनका था। हमने एयरडैन के भाई को इसके लिए भुगतान किया और एयरडैन हमारे घर से कुछ मिनट की दूरी पर एक मिट्टी के घर में चले गए। उन्होंने वास्तव में संपत्ति का बंटवारा किया। भोजन के बारे में क्या? उनके पास भी कुछ है। उसका भाई जाकर एयरडैन का खाना नहीं चुराएगा, है ना? ऐसा नहीं था कि युन जियाक्सियाओ लोगों के बारे में बहुत बुरा सोचती थी, लेकिन कुछ लोग वास्तव में ऐसे कार्यों में सक्षम होते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, अभी एयरडैन मेरी निगरानी में है। उसकी तलाश कर रहे हैं, वे हिम्मत नहीं करेंगे। क्या उसने कुछ गलत सुना है? सोने का समय हो गया है। नहाने के बाद सचमुच सोने का समय हो गया था। बाहर का आसमान पहले से ही गहरा काला था। मैं माँ के बगल में सोना चाहता हूँ। मैं भी। चैप्टर 96 शिक्षित युवाली की शहर में वापसी। अपने दो बेटों को अपनी माँ के बगल में सोने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हुए देखकर झाओ तियानले वास्तव में कुछ कहना चाहता था। वो सोते समय अपनी पत्नी को पकड़ना चाहता था, लेकिन क्योंकि उसकी पत्नी की याददाश्त चली गई थी, इसलिए उसने उसे अपने बेटे के पास सोने के लिए बाहर निकाल दिया। अब छत टपकने के कारण अंततः उसे फिर से अपनी पत्नी के साथ उसी कमरे में रहने का मौका मिला, लेकिन उसके दो बेटों ने उसका स्थान छीन लिया था। युन जियाओक्सियाओ के दोनों तरफ से एक एक बच्चा था, लेकिन यह भी उसके लिए एक अच्छी बात थी, जिससे उसे किसी पुरुष के बहुत करीब होने से रोका जा सकता था। शिक्षित युवा संस्थान में आज शिक्षित युवा लियू और शिक्षित युवा ली दोनों शहर वापस जा रहे थे। हालांकि बारिश हो रही थी और सड़क पर कीचड़ भी होगा। वे भाग्यशाली थे कि वे बैलगाड़ी में सवार थे। क्या शिक्षित युवा ली परिवार से मिलने के लिए शहर लौट रहे हैं? विशेष परिस्थितियों में, जैसे घर पर कुछ हो रहा हो, शिक्षित युवा घूमने के लिए छुट्टी ले सकते हैं। बूढ़ी महिला वांग, जो बैलगाड़ी पर भी थी, नीली को एक बैग ले जाते देखा और पूछा। स्पष्ट रूप से, ली शहर में अपनी वापसी का उल्लेख नहीं करेगी। न तो वांग परिवार और न ही झाओ लाओसन ऐसे लोग थे जिन्हें वह अपमानित कर सकती थी। घर पर एक छोटी सी समस्या है, मुझे वापस जाना होगा। शिक्षित युवा लियू ने आश्चर्य से ली की ओर देखा। क्या यह शहर वापस जाने की यात्रा नहीं थी? यह पारिवारिक मुलाकात कैसे बन गई? फिर भी इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। अंततः वह यह स्थान छोड़ सका। आखिरकार वो घर लौट सका। युन जियाओक्सियाओ को अभी तक इसके बारे में पता नहीं था। नाश्ते के बाद सूरज निकल आया और जियाक्सियाओ ने धोने के लिए दा बाओ और जियो बाओ की रजाई और चादरें निकाली। कपास की गद्दी थोड़ी गीली थी और उसे बांस के खंभों पर सूखने के लिए लटका दिया गया था। झाओ तियानले तकियों के साथ साथ चादरें और रजाई भी गूंथ रहा था। उस युग में लोग गर्मी के लिए कपास की गद्दी और गद्दे के लिए पुआल का उपयोग करते थे। मुझे उन्हें धोने दो, तुम जाओ और छत ठीक करो। झाओ तियानले ने मना कर दिया। चलो उन्हें एक साथ धो लें, यह रजाई मोटी है और धोना मुश्किल है। यह टिप्पणी सटीक थी। इस समय युन जियाओक्सियाओ को विशेष रूप से वॉशिंग मशीन की कमी खल रही थी। यह कहा जा सकता है कि बचपन से लेकर वयस्क होने तक वह केवल अपनी छोटी छोटी चीजें, अंडरवियर, मोजे अपने हाथों से ही धोती थीं। बाकी सब कुछ वह वॉशिंग मशीन का उपयोग कर सकती थी। इस डर से कि डिटर्जेंट से बार बार धोने की आवश्यकता होगी, युन जियाओक्सियाओ ने चादरों और रजाइयों को एक बड़े बेसिन में साबुन के पानी में भिगोया और अधिक साबुन का पानी मिलाया और दोनों हाथों से जोर से रगड़ा। कुछ रगड़ने के बाद उसकी ताकत खत्म हो गई।
मुझे यह करने दो, मैं यह करूंगा। उसकी पत्नी के पास कोई ताकत नहीं थी और वह मजबूत था, वह ऐसा कर सकता था। धोने और सुखाने के बाद यू जियाओक्सियाओ इतनी थक गई थी कि वह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकी और आराम करने के लिए एक स्टूल पर बैठ गई। माँ, थोड़ा पानी पी लो। यू जियाओक्सियाओ ने तामचीनी कप लिया। धन्यवाद, हमारे दाबाओ। अचानक राहत महसूस हुई। शुक्र है कि सर्दी थी और उन्हें रजाई इतनी बार धोने की जरूरत नहीं थी। रजाई धोने के बाद झाओ तियानले को एक सीढ़ी मिली और वह टाइलें ठीक करने के लिए छत पर गया। शिक्षित युवा यूं, शिक्षित युवा यूं। यू जियाओक्सियाओ को पता था कि यह कौन था। वो पड़ोस वाली छोटी भाभी थी। भाभी, अंदर आ जाओ। छोटी भाभी ने अपना हाथ लहराया। शिक्षित युवा यूं, आप अभी तक नहीं जानते। वह शिक्षित युवा ली शहर वापस चला गया है। शिक्षित युवा ली शहर वापस चले गए। इतनी जल्दी? जैसे ही वह बोल रही थी, झाओ तियानले, जो काम में व्यस्त था, ने समाचार सुनने के लिए अपने कान खड़े कर लिए। हालांकि दा बाओ और जियो बाओ पढ़ रहे थे, दोनों भाइयों की नजर उन दो लोगों पर पड़ी जो कुछ ही दूरी पर थे। क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि किसी ने ली को बैलगाड़ी में सामान ले जाते देखा था? बूढ़ी महिला वान को इसके बारे में पता चला और बीमार होने के बावजूद उसने अपनी पोती को शिक्षित युवा संस्थान में जांच करने के लिए भेजा और वास्तव में ली वहां नहीं थी। इसलिए घर वापस आकर उसने ली को शाप दिया। क्या वह भाग गई? लेकिन शहर लौटने के लिए किसी को एक संदर्भ पत्र की आवश्यकता होती है। भाभी को इसके बारे में पता था। मैंने सुना है कि ली शहर से लौटने के बाद वह इस पर चर्चा करने के लिए कैप्टन झाओ के पास गई थी और पिछले कुछ दिनों की भारी बारिश के दौरान कोई हलचल नहीं थी। तो कौन जानता है कि कब ली ने अपने कार्य बिंदुओं की गणना की और टीम लीडर से संदर्भ पत्र प्राप्त किया। चैप्टर 97 शिक्षित युवा ली लेफ्ट दिस मैटर। फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के ससुर को शुरू से अंत तक पता था। उन्होंने कल रात यहीं खाना भी खाया, फिर भी उन्होंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। ऐसा लगता है कि झाओ फैमिली विलेज के टीम लीडर को वास्तव में फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर पसंद नहीं है। दरअसल फैमिली सपोर्टिंग कैरेक्टर ने झाओ तियानले से शादी करने के बाद शायद ही कभी खेतों में काम किया हो। कार्यान्क अर्जित करने का मामला पूरी तरह से झाओ तियानले पर निर्भर था। यह वास्तव में अजीब होगा अगर किसी ने महिला सहायक चरित्र को अच्छा चेहरा दिखाया, तो कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने उसे इस मामले के बारे में नहीं बताया। आखिरकार टीम में बहुत से लोग जानते थे कि शिक्षित युवा ली फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर के बहुत करीब थी। बूढ़ी औरत वांग ने कोई उपद्रव नहीं किया। छोटी भाभी ने झुककर फुसफुसाया। बूढ़ी महिला वांग के सबसे बड़े बेटे को कैद कर लिया गया था और वह जिस दिन वापस आया था वह बीमार हो गया था, तब से ठीक नहीं हुआ है। अन्यथा वो बहुत पहले ही शिक्षित युवा संस्थान में हंगामा करने चली गई होती। वह न केवल शिक्षित युवा ली को जाते हुए देख सकती थी, बल्कि वह यहाँ आकर हंगामा भी करना चाहती थी। हालांकि जब से आपका आदमी वापस आया है, उसने आने की हिम्मत नहीं की। छोटी भाभी ने एक और बात भी बताई। तुम्हारा आदमी वापस आया और उसने मेरे आदमी को चीनी का एक पैकेट दिया और कहा कि मेरे आदमी की मदद के लिए धन्यवाद और तुम्हें शहर ले जाने के लिए भी धन्यवाद। सियाओ दंग रह गई। तो यह छोटी भाभी उस कॉमरेड की पत्नी थी जिसने उन्हें उस दिन शहर बुलाया था। उसने सोचा, यह व्यक्ति वास्तव में लाओसन से नहीं डरता था। आखिरकार दाबाओ के पिता की पूरी टीम में एक प्रसिद्ध प्रतिष्ठा थी। इसे ऐसा होना चाहिए। छोटी भाभी ने जियाक्सियाओ के साथ कुछ देर तक बातचीत की, फिर घर वापस चली गई। माँ, क्या वह शिक्षित युवा ली चली गई? जैसे ही छोटी भाभी वहां से चली गई, दाबाओ ने आकर पूछा। यदि शिक्षित युवा ली वास्तव में शहर लौट गई होती, तो वह शहर लौटने के बारे में माँ से बात करने के लिए बार बार नहीं आती, और माँ अब शिक्षित युवा ली के कारण उन्हें नहीं डांटती। यह अच्छी खबर थी और दाबाओ विशेष रूप से खुश थे। मैं एक किताब पढ़ने जा रहा हूँ। अभी भी जल्दी थी, खाना बनाने के लिए बहुत जल्दी थी, और ऐसा लग रहा था कि छत पर झाओ तियानले को भी उसकी मदद की जरूरत नहीं थी। दा बाओ और जियो बाओ ने अपने पिता को टाइलें ठीक करते हुए देखा।
हर कोई चला गया। झाओ तियानले ने टाइल्स को और भी तेजी से ठीक किया। पत्नी, मैं थोड़ी देर में दोपहर का खाना बनाने के लिए नीचे आता हूँ। छत से आवाज दूर तक गई। आसपास की कुछ आंटियों ने इसे सुना। वह झाओ लाओसन शिक्षित युवाओं के लिए वास्तव में अच्छा है। वह कैसे नहीं हो सकता? देखो हमारी टीम में कितने पढ़े लिखे युवा बचे हैं। कई शिक्षित युवा पहले ही शहर लौट आए हैं। पत्नियों और बच्चों को छोड़कर वे सभी शहर लौटना चाहते हैं। अगर झाओ लाओसन शिक्षित युवाओं के प्रति थोड़ा अच्छा नहीं है, तो क्या होगा अगर यूं बच्चों को छोड़कर शहर भी लौटना चाहती है तो? बेशक, सियाओ को इस चर्चा के बारे में कुछ भी नहीं पता था। सियाओ को पता था कि उसका खाना पकाने का कौशल झाओ तियानले से मेल नहीं खा सकता है। हमारे अंडे लगभग खत्म हो चुके हैं, मैं बाहर जा रहा हूँ। उन्होंने मूल रूप से अपनी पत्नी और बच्चों के लिए अंडा कस्टर्ड पकाने की योजना बनाई थी, लेकिन घर पर केवल 2 अंडे बचे थे। बाहर से एक चक्कर लगाकर वापस आते हुए वह 20 से अधिक अंडे लेकर लौटा। आज टाइलें ठीक करने के बाद कल मैं अपने बड़े और दूसरे भाई के परिवारों की मदद करना शुरू कर दूंगा। सौभाग्य से करने के लिए ज्यादा काम नहीं बचा था। घर बनाना। झाओ तियानले ने सिर हिलाया। पिताजी और माँ ने मेरे बड़े और दूसरे भाई के परिवारों के लिए अलग अलग घर आवंटित करने का फैसला किया, जो दूसरे भाई को यह कहने से रोकने के लिए भी अच्छा है कि हमारे माता पिता पक्षपाती हैं। पक्षपाती, लेकिन क्या पूर्वाग्रह सामान्य नहीं है? मानव हृदय स्वाभाविक रूप से पक्षपाती होता है। मिट्टी के घर या ईंट और खपरेल के घर? झाओ तियानले वास्तव में नहीं जानता था। मैं इसके बारे में बाद में पूछूंगा। यदि वे ईंटें और टाइलें खरीदना चाहते हैं, तो वह मदद कर सकता है। आखिरकार वे भाई थे। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ शांत हो गया है। झाओ परिवार की पहली शाखा और झाओ परिवार की दूसरी शाखा दोनों ने अपनी नींव चुनी। लाओसन, हम कुछ ईंटें और टाइलें लेना चाहेंगे। झाओ तियानजियांग इस मामले पर चर्चा करने के लिए झाओ तियानले के पास आए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने देखा कि लाओसन का घर ईंटों और टाइलों से बना था। चैप्टर 98 केवल लाओसान पर भरोसा किया जा सकता है। झाओ तियानजियांग को पता था कि लाओसन के पास घर के लिए ईंटें और टाइलें लाने का एक तरीका है। इस समय कोई झंझट नहीं होगी। जितनी जल्दी घर पूरा हो जाता, उतनी जल्दी वे बाहर निकल सकते थे। सबसे बड़ा भाई कितने कमरे बनाना चाहता है? क्या उसे उन सभी के लिए ईंटों और टाइलों की जरूरत है? यदि उन्हें उन सभी के लिए ईंटों और टाइलों की आवश्यकता होती, उनकी स्थिति को देखते हुए और फर्नीचर जोड़े बिना, तो इसकी लागत 200 से अधिक होती। सबसे बड़े भाई के परिवार ने भी इसके लिए 100 युआन से अधिक का बंटवारा किया था। क्या वे घर बनाने की खातिर अकाल को नजरअंदाज करने की योजना बना रहे थे? ईंटों और टाइलों वाले 3 कमरे और रसोई अभी भी अडोब में है। इसकी लागत लगभग कितनी होगी? झाओ तियानजियांग थोड़ा झिझक रहा था, अनिश्चित था कि उसके पास पर्याप्त पैसा है या नहीं। यह ईंटों पर निर्भर करता है। उनकी कीमत 10,000 युआन और 1,000 युआन पर अलग अलग होती है। आपको लाओवा के परिवार से पूछना चाहिए कि उन्हें कितनी जरूरत है और एक साथ खरीदने के लिए पैसे इकट्ठा करें। इस तरह आप बेहतर कीमत प्राप्त कर सकते हैं। यदि वे एक साथ नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आप अलग से भी खरीद सकते हैं। इस मामले पर जल्द ही मुझसे संपर्क करें। ब्रिगेड में अब ज्यादा काम नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से घर बनाने में कोई कमी नहीं है। तियानले से यह सुनकर झाओ तियानजियांग ने जल्दी से कहा, मैं अभी लाओई को ढूंढने जाऊंगा। इस बीच झाओ तियानहाई अभी भी चिंतित था कि क्या लाओसन उस पर वापस आएगा। लेकिन उसके पास खुद ईंटें लाने का कोई रास्ता नहीं था। वो केवल लाओसन पर भरोसा कर सकता था। ईंट के घर का अनुभव लेने के बाद कौन कच्चे घर में रहना चाहेगा? चूंकि आपने ईंटों और टाइलों पर निर्णय ले लिया है, तो एक राशि जमा करें। आप जानते हैं, ईंटों को सुरक्षित करने के लिए आपको पहले कुछ जमा राशि देनी होगी। झाओ तियानहाई कहना चाहते थे, लाओसन, जब तुम बाहर गए तो क्या तुमने कोई पैसा नहीं कमाया? लेकिन क्या उसने ऐसा कहने की हिम्मत की? लाओसन पलट सकता था और उसके लिए ईंटें लेने से इनकार कर सकता था।
यदि उनके पास ईंटें नहीं होती तो क्या वे मिट्टी से निर्माण करते? इस शरद ऋतु में कौन जानता है कि मिट्टी की ईंटों को सूखने में कितना समय लगेगा। उसे डर था कि वे पूरी सर्दियों में नए घर में नहीं रहेंगे। मैं दूंगा, तियानाले ने तेजी से काम किया। वह न केवल उनके लिए ईंटें और टाइलें लाया बल्कि कुछ सीमेंट भी लाया। उन्होंने केवल श्रम की आपूर्ति की, वह जेब से भुगतान करने की योजना नहीं बना रहा था। दाशु की मां ने चुपचाप झाओ तियानहाई से कहा, भाई जियोहाई, क्या आपको लगता है कि लाओसन चुपके से हमसे कुछ पैसे छीन सकता है? झाओ तियानहाई ने अपनी पत्नी की ओर देखा, तुम्हें लगता है कि मैंने इधर उधर नहीं पूछा। लाओसन ने हमें जो ईंटें दी, वे बहुत सस्ती हैं। उस बारे में फिर से उल्लेख न करें, अन्यथा अगर लाओसन ने काम छोड़ दिया, तो हम ईंटें, टाइलें और सीमेंट खरीदने के लिए कहाँ जाएंगे? दाशु की मां को पता था कि उनके पति में लाओसन जैसी क्षमताएं नहीं हैं। लेकिन जल्द ही एक ईंट और खपरल के घर में रहने के विचार ने उसे उत्साहित कर दिया। जल्द ही न केवल उसकी भाभियां ईंट और खपरल के घर में रहेंगी, वह भी अंदर जा सकती थी। चूंकि तियानले हर जगह इधर उधर भाग रहा था, इसलिए खाना बनाना यून जियाओक्सियाओ के हाथों में आ गया, जिसने 2 छोटे बच्चों के लिए शकरकंद के गोले बनाने का नाटक किया। उनके लिए फॉर्मूला कम नहीं हुआ था, लेकिन फॉर्मूला का वह कैन ज्यादा कम नहीं हुआ था। तियानले हालांकि व्यस्त था, उसने इन विवरणों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसके दिमाग में कुछ और ही आ गया था। रजाइयां सूख गईं, चादरें भी। दा बाओ और जियो बाओ के बिस्तरों को इस साल के नए भूसे से बदल दिया गया। उसे वापस लौटना होगा और अपने बेटों के साथ दूसरे कमरे में सोना होगा, जो उसके लिए एक बड़ा मुद्दा था। वह सोच रहा था कि वह अलग अलग कमरों से कैसे बच सकता है। सियाओ सियाओ जियाओ जियाओ, जियो बाओ ने बिस्तर गीला कर दिया। उस समय यूं शियाओ सियाओ दौड़कर आई और देखा कि जियो बाओ शर्म से सिर झुकाए एक तरफ खड़ा था। बिस्तर स्पष्ट रूप से बहुत गीला था। ऐसा इसलिए हुआ होगा क्योंकि उन्होंने कल रात बहुत अधिक पानी पी लिया था। मैं आधी रात में उन्हें बाथरूम जाने के लिए जगाना भूल गया था। तियानले ने दोष अपने ऊपर ले लिया। यूं जियाओक्सियाओ तियानले को कहाँ दोषी ठहरा सकती है? उसके भाई घर बना रहे थे और वो हर दिन मदद कर रहा था, थका हुआ था, छोटे बच्चों की देखभाल के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था। चैप्टर 99 उसे फंसाना। माँ, मुझे क्षमा करें, मैंने बिस्तर गीला कर दिया, जियो बाओ ने अपराध बोध से अपना सिर झुकाते हुए कहा। उसने बिस्तर गीला कैसे कर दिया? वह अब इतना बड़ा हो गया है, फिर भी वह बिस्तर गीला कैसे कर सकता है? जियो माओ अब बिस्तर गीला नहीं करता। शिक्षित युवा युन ने कहा, जियाओक्सियाओ, जियो बाओ के लिए बदलने के लिए कुछ कपड़े ढूंढो। मैं चादरें बदल दूंगी लेकिन यह रजाई भीग गई है और इसे कुछ दिनों के लिए हवा में रखना होगा। रजाई से हवा निकालो, तो आज रात उन सभी को फिर से एक बिस्तर पर सिमटना होगा। इसे हवा में उड़ने दो। युन जियाओक्सियाओ और क्या कह सकती है? आप बिस्तर गीला करने के लिए जियो बाओ को नहीं मार सकते, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? बिस्तर गीला करना जियो बाओ की गलती नहीं है। अपनी पत्नी को अपने बेटे को कपड़े बदलने के लिए ले जाते देख झाओ तियानले के होठों पर मुस्कान आ गई। वह सचमुच बहुत चतुर था। जियो बाओ को तैयार करने के लिए बस जियो बाओ को खाने के लिए कुछ मीट खरीदें और यह ठीक रहेगा। जियो बाओ को शुरू से अंत तक कोई अंदाजा नहीं था कि उसके पिता ने उसे फंसाया है। वास्तव में उसने बिस्तर गीला नहीं किया था। उनके पिता बस पूरे परिवार के साथ एक कंबल साझा करना जारी रखना चाहते थे। माँ, मुझे क्षमा करें, मैं अब रात में दूध पाउडर नहीं पीऊंगा। दा बाओ ने यह भी कहा, माँ, मैं रात में दूध पाउडर भी नहीं पीऊंगा। बहुत अधिक पानी पीने से बिस्तर गीला होता है। युन जियाओक्सियाओ ने अपना सिर हिलाया, यह तुम्हारी गलती नहीं है। चलो बस साफ कपड़े पहन लें और यह ठीक रहेगा। जियो बाओ को साफ कपड़े में बदलने के बाद भी उसने नीचे देखा। दा बाओ ने कहा, मैं चादरें धोऊंगी। कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैं उन्हें धो दूंगा। तियानले ने जियाक्सियाओ की ओर देखते हुए जवाब दिया। पत्नी, आप भूल गईं कि यह महीने का आपका समय है, आपको ठंडे पानी में नहीं रहना चाहिए।
मैं उन्हें धो दूंगा और फिर अपने बड़े और दूसरे भाइयों की मदद करने जाऊंगा। महीने का समय, क्या उसे इतना विस्तृत होना होगा? हालांकि फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर और मेल लीड कैरेक्टर अभी भी पति पत्नी हैं, लेकिन अब जब वह आ गई है, तो वह फीमेल सपोर्टिंग कैरेक्टर नहीं है। यह शरीर अभी भी मासिक धर्म के दौरान कुछ दर्द महसूस करता है, उसके पुराने शरीर की तरह नहीं जहां उसे मुश्किल से कुछ भी महसूस होता था और दर्दनाक ऐंठन नहीं होती थी। मिल्क पाउडर आपके शरीर के लिए अच्छा है, इसे पीने में संकोच न करें। आपको अपने शरीर को पोषण भी देना होगा। शरीर को पोषण दें। माँ को इसे पीना चाहिए। माँ को अपने शरीर को पोषण देने की जरूरत है। उसे अपने शरीर को पोषण देने की क्या आवश्यकता है? हम सभी इसे एक साथ पीते हैं। हम सभी को अपने शरीर को पोषण देने की आवश्यकता है, उसने कहा। फिर झाओ तियानलेई ने एक और मामला उठाया, दाली शादी कर रहे हैं। इतनी जल्दी? समय आने पर हम शादी की दावत में जाएंगे। वो यह भी नहीं जानती थी कि इस युग में शादी की दावत कैसी होती है। चादरें और सब कुछ धोने के बाद झाओ त्यानले आखिरकार घर से निकल गया। चलो, हम जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने जा रहे हैं। कई दिनों तक बाहर न जाने के कारण अब बाहर जाने और रास्ते में कुछ जंगली फल लेने का समय आ गया है। उसे फल का स्वाद याद आ रहा था। क्योंकि त्यानले घर पर था, उसके लिए यह बताए बिना फल निकालना मुश्किल था कि यह कहाँ से आया है। लेकिन त्यानले अपने बड़े और दूसरे भाइयों को घर बनाने में मदद करने में व्यस्त था और पूरा दिन उसकी देखभाल में नहीं बिताता था। अब वह साइड में कुछ चोरी छिपे काम कर सकेगी। रबर के जूते पहने हुए दोनों बच्चे दो परतों में कपड़े पहने हुए थे। माँ, वो एरडेन भाई है, जियो बाओ ने कहा। यूं जियाओक्सियाओ ने दूर से देखा और कई बच्चों को एरडेन पर हमला करते देखा। वो चिल्लाई, तुम क्या कर रहे हो? उसके चिल्लाने पर बच्चे पीछे मुड़े और देखा कि यह दा बाओ और जियो बाओ के साथ यू जियाओक्सियाओ था। वे सभी जानते थे कि शिक्षित युवा यून ही वो व्यक्ति था जिसने वांग लाओवो को अंदर डाला था। उन्होंने एरडेन को गिरा दिया और भाग गए। यून शियाओक्सियाओ, दा बाओ और जियो बाओ के साथ जल्दी से एरडेन की जांच करने के लिए गया। एरडेन, क्या तुम ठीक हो? उसने पूछा। एरडेन जमीन से ऊपर चढ़े, उनके चेहरे पर कुछ चोट के निशान दिख रहे थे। भाभी, मैं ठीक हूँ, उसने कहा। वह कैसे ठीक हो सकता है? उसे जमीन पर पटक कर पीटा गया था। एरडेन भाई, उन बच्चों में से दो आपके भतीजे हैं, जियो बाओ ने बताया। क्या भतीजे अपने चाचा को पीट रहे हैं? यूं, जियाओक्सियाओ को पता था कि एरडेन का परिवार अलग होने के बाद उसकी भाभी हंगामा करना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पाई। तो क्या उसने अपने बेटों को एरडेन से निपटने के लिए भेजा? चैप्टर 100, जड़ें नहीं खाई जा सकती। एरडेन ने उनकी टोकरियों को देखा। क्या तुम लोग जलाओ लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो? दा बाओ ने सिर हिलाया और कहा, हाँ माँ, हमें जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने, बांस के गोले चुनने के लिए ले जा रही है। मैं जलाओ लकड़ी इकट्ठा करने में आपकी मदद करूंगा। जलाओ लकड़ी एक साथ इकट्ठा करें। तो फिर आइए इसे एक साथ मिलकर करें। दा बाओ, जियो बाओ, तुम यहाँ जलाओ लकड़ी इकट्ठा करो, माँ चारों ओर देखेगी, ठीक है? माँ, जल्दी वापस आओ। एरडेन को इस बात की उत्सुकता थी कि भाभी इलाके में क्या तलाशने वाली है। लेकिन यह देखते हुए कि दाबाओ और जियो बाओ अभी भी छोटे थे, उन्होंने उन्हें बांस के गोले और बांस के पत्ते उठाने में मदद की, जो जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। यूं जियाओक्सियाओ ने पहले ही यहाँ अपनी छोटी छोटी चालें शुरू कर दी थीं। फिजलिस, यह चीज बिल्कुल जंगली फल की तरह दिखती थी। वहाँ ब्लूबेरी भी थी, जो जंगली फल से मिलती जुलती थीं। जिनसेंग फ्रूट भी जंगली फल जैसा दिखता था। पीला फल भी, और वह नर्म केंद्रित सेब, प्रत्येक के 2 पाउंड। वह इन्हें वापस ले गई। माँ, आखिरकार आप वापस आ गईं। दोनों छोटे बच्चे अपनी माँ को वापस आते देख बहुत उत्साहित थे। एरडेन ने अभी अभी युन जियाओक्सियाओ को हाथ में टोकरी लेकर वापस आते देखा। देखो मैं क्या लाया हूँ। कुछ स्वादिष्ट। माँ, क्या ये सभी जंगली फल हैं? यहाँ तक एरडेन भी उत्सुक थे कि क्या पहाड़ों में इतने सारे जंगली फल थे। उसे उनके बारे में कैसे पता नहीं चला। एरडेन,
यह सेब जैसा दिखता है, एक लो। एक सेब। यून शियाओक्सियाओ ने जानबूझकर उन उच्च ऊंचाई वाले नर्म केंद्रित सेबों को छिलके के साथ चुना था जो देखने में ऐसे लगते थे जैसे उनमें दरारें हों। उसने भी जानबूझकर छोटी किस्म खरीदी थी, संतरे से बस थोड़ा सा बड़ा। एयरडेन ने इसे पोंछा भी नहीं, उसने बस इसमें थोड़ा सा डाला, और खट्टी मिठास की लहर ने उसे प्रभावित किया। बहुत प्यारा। मैं आपके लिए कुछ पैक करूंगा। मैं भाग्यशाली था कि मैंने काफी सारे जंगली फल चुन लिए। आपने शायद आमतौर पर इन पर ध्यान नहीं दिया होगा। विशेष रूप से फिजेलिस, जो बाहर की ओर पीले रंग की किसी परत से ढका होता है। आप अंदर की बेरी को खोजने के लिए उसे छीलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि एयरडेन ने इस फल को पहले भी देखा था लेकिन कभी नहीं पता था कि यह खाने योग्य है। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने बहुत सारा खाना खा लिया हो। उसने एयरडेन के लिए कुछ इकट्ठा किया और फिर दा बाओ और जियो बाओ को वापस घर ले गई। एयरडेन ने अपने पास मौजूद भोजन को देखा और उसे छुपाने के लिए जल्दी से घर चला गया। वह पहाड़ों में और अधिक भोजन ढूंढना चाहता था क्योंकि पहले से ही ठंड पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी सर्दी नहीं थी, इसलिए वह अभी भी कुछ भोजन ढूंढ सकता था। माँ, भाई एयरडेन ने कहा कि वो पहाड़ों में भोजन की तलाश करना चाहता है, लेकिन पहाड़ों में बहुत अधिक भोजन नहीं बचा है। पहाड़ों में खाना नहीं है। वहाँ कुड्जू और कुछ रतालू, साथ ही कसावा की जड़ें हैं, वे सभी खाने योग्य हैं। छोटे बच्चों ने अपनी माँ को कुछ खाने योग्य चीजों का जिक्र करते हुए सुना, लेकिन वे सभी जड़ें थीं। माँ, आप पेड़ की जड़ें नहीं खा सकती। यून शियाओक्सियाओ ने समझाना शुरू किया, कुछ जड़ें खाने योग्य होती हैं। जिस कुड्जू का मैंने पहले उल्लेख किया था, उसकी जड़ को खोदा जा सकता है, पीसा जा सकता है, फिल्टर किया जा सकता है, और आपको कुड्जू पाउडर मिलता है। यह पाउडर आटे से बने भोजन से भी अधिक स्वादिष्ट भोजन बनाता है। कुड्जू फूल शराब विषाक्तता के लिए एक उपाय है। कुड्जू पाउडर त्वचा को सुंदर और पोषण दे सकता है। और कुड्जू पाउडर के साथ पकौड़ी बनाने से भाप में पकने पर पारदर्शी पकौड़ी बनती है। वह उन्हें पहले भी खा चुकी थी। जहाँ तक रतालू की बात है, वे बच्चों के लिए और भी बेहतर हैं। कसावा की जड़ में कुछ विषाक्त पदार्थ होते हैं, लेकिन पकने के बाद वे खत्म हो जाते हैं, और आप इससे बहुत सारा भोजन बना सकते हैं। ये खाद्य पदार्थ, यदि आप डॉक्टर नहीं हैं, तो आप शायद ही जानते होंगे कि आप इन्हें खा सकते हैं। मैं उन्हें एयरडेन के लिए बनाऊंगा, फिर आप उसे चित्र दें, ताकि वह पहाड़ों में उन्हें ढूंढ सके और उनकी जड़ें खोद सके। वो वृक्ष की जड़ों। माँ, क्या तुम सचमुच उन्हें खा सकती हो? दा बाओ वास्तव में नहीं जानते थे कि आप पेड़ों की जड़ें खा सकते हैं। उन्होंने कभी भूख लगने पर भी उन्हें खाने के बारे में नहीं सोचा था।